हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार बीना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि यूनियन बजट 2024-25 को लेकर। यूनियन बजट 24-25 में क्या मुख्य बातें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बजट के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से आगामी जितने भी परीक्षा हो उसके लिए आप लोगों को मददगार साबित हो। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, बजट बजट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बाद तो भारत के केंद्रीय बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक विवरण भी कहा जाता है। ठीक, दूसरे फैक्ट के बारे में हम बात करें तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, इस डेट को याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। इसने आयकर की शुरुआत की, याद रखिएगा, इनकम टैक्स की जो शुरुआत है, जो अभी भी सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। अब हम तीसरे फैक्ट की बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम जी द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय के क्या थे, तो वित्त मंत्री थे। अब हम चौथे फैक्ट की बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाले हमारे पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं, जिनका कार्य जो 1962 से 69 तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 बजट पेश, कितना, सबसे अधिक 10 बजट पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम जी 9 बजट, प्रणब मुखर्जी 8 और यशवंत सिन्हा जो है वो भी 8 रहे हैं। अभी तत्कालीन जो वित्त मंत्री है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, वे इनका जो है ये छठा बजट है। कौन सा बजट है, तो छठा बजट है, याद रखिएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को 56 मिनट के भाषण के साथ अपना लगातार छठा बजट पेश किए, जो उनके अब तक का जो है सबसे छोटा भाषण था। कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को घोषणा की कि इस वर्ष बजट का जो है विषय विकसित भारत बजट 2024 होगा। देखिए, इस बार बजट का जो मुख्य थीम है वो है आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के कि पूरे देश के दृष्टिकोण के साथ होना है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन ने संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इसमें अगर हम बात करें तो अब है इस बजट के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। यहाँ से तो सबसे पहला जो इसमें देखते हैं वो है आपको सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस। इसमें जो है मुख्य बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को देखना है। इसमें 4 प्रमुख बातें हैं कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये महत्वपूर्ण कि 4, यानी गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता को ऊपर उठाने पर विशेष फोकस दिया गया है। बीबीआई इसको याद रखना है, परीक्षा में अवश्य इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये डाटा 34 लाख और ये 2.7 लाख याद रखना है।
पीएम स्वनिधि के तहत कितना, तो 78 लाख, ये भी याद रखना है। फेरे वालों के लिए तीसरी बार ऋण जो प्राप्त हुआ है वो 2.3 लाख, इस डाटा को भी याद रखना है। जो जो मेन फैक्ट है उनके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो पीएम जन मन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों को विकास पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायियों, इस डाटा को याद रखिएगा, से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद के बारे में कही गई है। अब जो है दूसरा है कि वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, यानी अन्नदाता का कल्याण के बारे में कहा गया है। ये आपको समझिए दूसरा फैक्ट हुआ महत्वपूर्ण। तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों यानी कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी जिसको ई नाम के तहत 1361 मंडियों, याद रखिएगा, को एकत्रित किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद विरोध के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराया गया है। इसको अब जो तीसरा फैक्ट है कि मोमेंटम फॉर नारी शक्ति, यानी नारी शक्ति पर जोर दिया गया है इस बजट में। तो देखिए 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमों को दिए गए हैं अपने उद्योग धंधा के लिए। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन जो है इस बार 28% बढ़ा है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में क्या है सबसे अधिक है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। अब जो है आपको तीसरा फैक्ट है आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण, शहरी नहीं ग्रामीण, कोविड संबंधी यानी कोविड-19 संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा, यह अनुमान है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली, यानी छत पर सौर प्रणाली लगाना और निःशुल्क बिजली। तो देखिए छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे, ये इस बार बजट में कहा गया है। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अगर ये सफल रहा तो अनुमान है। अब हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना। देखिए ये स्वास्थ्य संबंधी योजना है, फिलहाल ये ट्रेंड में योजना चल रही है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं यानी वर्करों, आंगनबाड़ी वर्करों और सहायकों को भी शामिल किया जाएगा। अब है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। इसमें जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस डाटा को याद रखें, कितने, तो 38 लाख। और रोजगार के 10 लाख अवसर का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह और 60,000 लोगों को ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिली है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार। तो 50 वर्षीय ब्याज भुगतान जो है वो मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इससे इस कोष से क्या होगा, तो दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये अनुमान है। तो रक्षा उद्देश्यों के लिए भी डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। अब है बुनियादी ढांचा। तो देखिए बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर, इस डाटा को याद रखना है, 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट का 3.4% होगी। अब है रेलवे में बात करें तो रेलवे पर भी इस बजट में कुछ कहा गया है। लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा
यानी कॉरिडोर कार्यक्रमों की पहचान की गई है। तो याद रखिएगा, आपका पहला नंबर है ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा। याद रखिएगा, पहला कौन है? ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा। दूसरा आपको है कि पत्न संपर्कता गलियारा, ठीक। और तीसरा है आपको अधिक यातायात वाले गलियारे। तो याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। उसके बाद 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। और उसके बाद विमानन क्षेत्र में आए हम। देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई, यानी दुगुनी हुई है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। अब है हरित ऊर्जा। देखिए, वर्ष 2030 तक ये याद रखना है, 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं, और घरेलू प्रयोजन के लिए पाइप नेचुरल गैस पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के चरणबद्ध अधिशेतात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। ये इस बार बजट का फैक्ट है। उसके बाद पर्यटन। पर्यटन क्षेत्र में देखिए, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेंटिंग देने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। तो हम जितने भी आप लोगों को डाटा आधारित फैक्ट बताए हैं, उनको अवश्य याद रखिएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन बने वो आप सॉल्व कर सके। देखिए, वर्ष 2024 नहीं सॉरी वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह $596 अरब रहा, जो वित्तीय वर्ष जो था 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले क्या था? तो दुगुना था। अब है विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, ये डाटा याद रखिएगा, 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव है। अब है संशोधित अनुमान 2023-24। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान जो है इस बार 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कर की प्राप्ति जो है वो 23.24 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान जो है इस बार 44.90 लाख करोड़ रुपए है। आगे बात करें हम, तो 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की क्या है? उम्मीद की गई है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसकी औपचारिकता को दर्शाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान है वो 5.8% है। अब है बजट अनुमान 2024-25। उधारी से इतर कुल प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का क्या है? तो अनुमान किया गया है। कर प्राप्तियों में 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया है। राज्यों के पूंजीगत के लिए भी 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के दौरान रिटेल सिक्योरिटी के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार। हेलो एवरीवन, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू एवरीवन।